नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने 8th क्लास की ज्योग्राफी जो शुरू कर रखी है, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अपना जो थर्ड चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और इसकी 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यानी मिनरल्स के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम पावर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पावर रिसोर्स के बारे में चलो शुरू करते हैं अपना। जैसे पावर रिसोर्सेज क्या है इसके बारे में। सन्नीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। सनी की मदर ने अपना जो दिन का कार्य है वो शुरू किया किसके साथ? जैसे ही उसने अपना दिन का कार्य शुरू किया, गीजर का ऑन किया। शी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म, उसने स्कूल जो सनी की जो स्कूल यूनिफॉर्म थी उसको प्रेस करना शुरू किया। वेकिंग हिम, उसको जगाते हुए, यानी सन्नी को जगाते हुए उसके जो स्कूल ड्रेस थी उसको आयरनिंग कर रही, प्रेस कर रही थी, और उसी दौरान उसने गीजर का स्विच ऑन कर दिया। सी देन रसेज टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। और फिर वो रसोई की तरफ दौड़ी जहाँ पर उसने उसके लिए एक ऑरेंज जूस बनाया ब्लेंडर के अंदर। उसके बाद सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, सनी क्या आपने स्नान कर लिया? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आइए और अपना नाश्ता कीजिए। कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। सनी के लिए जब वो रसोई के अंदर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी स्टोव के ऊपर, तभी उसकी आवाज़ आती है कि क्या आपने स्नान कर लिया है, तो आप अपना नाश्ता कीजिए। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस। जब सनी वहाँ से घर से जब स्कूल जा रहा था, स्कूल के लिए निकला, तो उसने अपने कमरे के जो लाइट्स और फैंस थे उसके स्विच ऑफ करना भूल गया। When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. तभी उसकी मदर को ये विचार आया कि शहर के अंदर जो जीवन है वो काफ़ी आरामदायक है, लेकिन ये पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उसके ऊपर आश्रित है, जिसमें के अंदर की बहुत अधिक जो बिजली की खपत होती है, और ये खपत जो है इसके आपूर्ति और जो इसकी डिमांड है जो उसके अनुकूल नहीं है, जिसके अंदर काफ़ी गैप है। विद द एडवेंट ऑफ साइंस, देखिए साइंस के विकास से एंड टेक्नोलॉजी के विकास से क्या हुआ? द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। हमारी जो दिनचर्या है वो तेज़ गति से परिवर्तित हो रही है। पावर और एनर्जी प्लेज अ विटल रोल इन आवर लाइफ्स। देखिए शक्ति या जो ऊर्जा है वो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। देखिए जहाँ हमें जो शक्ति है, शक्ति की ज़रूरत जो उद्योगों को चलाने में, कृषि में, यातायात में, या संचार या सुरक्षा के अंदर हमें, रक्षा के अंदर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। वहीं पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखिए हमें इनके हर क्षेत्र के अंदर पावर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमने पावर को मुख्य तौर पर 2 भागों में डिवाइड किया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। एक परंपरागत स्रोत और एक अपरंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत क्या है, यानी कन्वेंशनल सोर्स क्या है, आइए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनल पर, कन्वेंशनल का मतलब है जो हम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग, यानी लंबे समय से हम इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ऐसे को हम बोलते हैं कन्वेंशनल। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए एक तो जलाने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं वो, और एक हमारे जो जीवाश्म ईंधन है, ये 2 महत्वपूर्ण अपने परंपरागत ईंधन के स्रोत हैं। परंपरागत अपने जो पावर की शक्ति के जो सोर्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जहाँ पर आपको कोयला और पेट्रोलियम देखने को मिलते हैं, वहीं फायरवुड के अंदर आपको फॉरेस्ट की जो लकड़ियाँ होती हैं वो। अब इनको हम डिस्कस करते हैं, इनमें क्या क्या शामिल है। देखिए फायरवुड जो कि प्राचीन समय से जो हमारी गृहिणियाँ होती हैं, गृहिणियों के लिए एक चुनौती है। देखिए इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसका जो हम खाना पकाने में या ऊष्मा प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल करते हैं प्राचीन समय से ही। इन आवर कंट्री मोर देन 50%
ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। हमारे देहात के अंदर देखिए क्या हमारे, क्योंकि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, ग्राम प्रधान देश, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर जो जलाने के लिए लकड़ियाँ जो खेत में अपने वनों से चुगी जाती हैं, वनों से जो यानी जलाने की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है गैस के बजाय। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गोट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। देखिए जब यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे, काफ़ी लाखों वर्ष पहले ये पेड़ पौधे पृथ्वी पर हलचलें हुई, जिसके वजह से ये पृथ्वी के नीचे दब गए। पृथ्वी के नीचे दबने से यही वन और जीव जंतु जो हैं वो जीवाश्म ईंधनों में तब्दील हो गए, सच एज कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जीवाश्म ईंधनों के अंदर हमारे 3 प्रमुख स्रोत हैं, आपका कोयला है, पेट्रोलियम है और CNG गैस जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं, वो आपकी प्रमुख है इसके अंदर। आगे देखिए कन्वेंशनल एनर्जी, इनको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। दीज रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स, द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। लेकिन ऊर्जा के ये जो स्रोत हैं ये सीमित हैं। ऊर्जा के ये स्रोत जो हैं, ये हमारे जो साधन हैं ये सीमित हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। देखिए जिस तेज गति से भारतीय ये विश्व की जनसंख्या इसका दोहन कर रही है, इसका उपभोग कर रही है, ये इसके फॉर्मेशन से, इसके जो बनावट है, इसके जो बनने की जो दर है उससे काफ़ी अधिक है, जिससे कि आने वाले समय में इनके ख़त्म होने के सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। इसलिए ये पूरी संभावना है कि आने वाले समय में ये ख़त्म हो सकते हैं। इनमें देखिए जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके अंदर कौन कौन से प्रमुख हैं। देखिए कोयल, जो कोयला है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा जो थर्मल पावर है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। और जब आपके स्टीम इंजन थे उस समय स्टीम इंजन के दौरान इसको दहन के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। देखिए दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल्स, सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला यही हमारा जो जीवाश्म ईंधन है। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, इसको घरेलू ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, औद्योगिक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पर विशेष तौर पर जो लोहे और स्टील की जो भट्टियाँ हैं स्टीम इंजन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल जो इसका सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है वो तापीय बिजली, जो थर्मल पावर है उसको जनरेट करने में इसका इस्तेमाल अधिक हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल इज कॉल्ड थर्मल पावर। यहाँ पर ये आपको डिफाइन किया हुआ है कि थर्मल पावर जो कोयले से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसको थर्मल पावर बोला जाता है, ताप विद्युत बोला जाता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो व्हेन जाइंट फंस एंड स्वाम्स गोट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। देखिए जिस कोयले का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोयला लाखों वर्ष पहले यहाँ पर जो घने वन हुआ करते थे, जो दलदलें थी, जहाँ पर घने जीव जंतु रहा करते थे इनके अंदर, उनके धरातल के अंदर दबने से इसका निर्माण हुआ है। कोयल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज ब्रीड सनशाइन, इसलिए कोयले को ब्रीड सनशाइन बोला जाता है। ब्रीड सनशाइन कोयले को बोला जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्रीड सनशाइन किसको बोला जाता है तो कोयले को बोला जाता है। आगे देखिए द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। भारत के प्रमुख क्षेत्र ये आपके झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड, रानीगंज हैं, जबकि विश्व के आपके चाइना, USA, जर्मनी, रसिया और साउथ अफ्रीका और फ्रांस ये प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। उसके बाद आपका पेट्रोलियम आता है। देखिए द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वेकिंग। देखिए जो पेट्रोल, जो तेल आपके साधनों को गति प्रदान करता है, और जो तेल आपके साइकिल या मोटरसाइकिल की जो किरकिर की जो आवाज़ होती है, जो उसकी आवाज़ होती है उसको कम करते हैं। बोथ बिगिन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। ये वो है, ये वहीं से शुरू होता है जिसको कि हम जो मोटा काला गाढ़ा लिक्विड होता है जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है, उसी के ये
बाई प्रोडक्ट्स हैं, सह उत्पाद हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के मध्य में पाया जाता है। एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, और उन तेल क्षेत्रों से इसको ड्रिल किया जाता है, बड़े बड़े कुएं खोद कर पाइपों के द्वारा इसको निकाला जाता है। लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज, जो कि तटीय प्रदेशों में या जो समुद्र के बीच में भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा बॉम्बे हाई है। This is then sent to the refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. फिर यहाँ से देखिए इस तेल को निकाल कर रिफाइनरी शोधनशालाओं में भेजा जाता है, जहाँ से इसके विभिन्न सह उत्पाद निकाले जाते हैं, जो कि पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन, वैक्स, ये सभी इससे निकाले जाते हैं। एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसीलिए इन डेरिवेशंस की वजह से इसको क्या बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ये बहुत ही कीमती होते हैं। इन सभी से उत्पादों की वजह से इसको काला सोना बोला जाता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, यानी ओपेक। इन्होंने अपना एक संघ बना रखा है जिसको कि ओपेक बोला जाता है। ओपेक कंट्रीज हैं ये आपके, इनको खाड़ी देश भी बोला जाता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया, ये अफ्रीका के देश हैं आपके। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। यहाँ पर तेल के भंडार हैं भारत के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है उसके बारे में। प्राकृतिक गैस वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर आपके तेल के क्षेत्र हैं। देखिए, नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रोट टू द सरफेस। देखिए, प्राकृतिक गैस भी वहीं पाई जाती है जहाँ पर तेल है, और उस तेल के साथ ही इनको सरफेस पर लाया जाता है कच्चे तेल के साथ। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको घरेलू ईंधन के तौर पर और औद्योगिक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्रमुख उत्पादक जो कंट्रीज हैं, रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स, ये विश्व के प्रमुख जो नेचुरल गैस उत्पादक देश हैं। इंडिया के अंदर देखें तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर, यानी समुद्र तट के आसपास के एरियाज इन मुंबई हैव नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। संसार के अंदर बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास पर्याप्त अपने खुद के जो सीएनजी के भंडार नहीं हैं, नेचुरल के गैस के भंडार नहीं हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। देखिए, जिस तेज़ गति से हम इनका उपभोग करते जा रहे हैं, इससे हमारे सामने इनके पतन के जो खतरा है वो मंडराने लग गया है। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, जो विषैले जो पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कोज फॉर कंसर्न। और इन तेलों से जो हमारे ईंधन है, इन ईंधनों से जो जलाने से जो पोल्यूटेंट, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टेप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। देखिए, क्या होता है कि जिस प्रकार से हम एक खुले नल को छोड़ देते हैं और एक साल में उस टपकते हुए नल से 1200 लीटर तक पानी आपका बह सकता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम ईंधनों का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ठीक वैसा ही सिस्टम बन जाएगा जैसे कि एक टपकते हुए नल का होता है। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। इनके ख़त्म होने की वजह से ही हमारे सामने एक समस्या आ गई है कि हम नए संसाधनों की खोज करें, यानी इनके विकल्प को देखें। जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, इनके विकल्प ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर इसके विकल्प के तौर पर देखिए क्या क्या आगे जो कन्वेंशनल रिसोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे वो इनके विकल्प के तौर पर आएंगे। आगे इसके अंदर जो हमारा एक और जो रह जाता है हाइडल पावर, जो कन्वेंशनल में आता है। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। देखिए, जिस वर्षा जल को हम नदियों के जल को जब हम डैम में इकट्ठा करते हैं, फिर उसको ऊंचाई से गिराते हैं। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम।
और डैम के अंदर जो पाइप लगे होते हैं उनके अंदर से पानी होता हुआ जो टरबाइन के लगाया जाता है उसके ब्लेड्स पर गिरता है, और ब्लेड जो हैं वो एक जनरेटर से लगे होते हैं और वो जनरेटर को घुमाते मूव करते हैं। मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर, वो जनरेटर को चलाते हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जल विद्युत बोलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। इस प्रकार से जो जल विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी का फिर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए। जैसा कि यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है, यहाँ पर ये आपके टरबाइंस हैं, यहाँ पर ये पाइप लगे हुए, पाइप से ये पानी आ रहा है, ये जनरेटर है, जनरेटर से इधर ये वायर लगी हुई हैं, ये इधर जो वायर ऊपर पोल से जो वायर यहाँ से वाटर वो सप्लाई की हुई इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका रिजर्वियर है यानी कि डैम है, और यहाँ से जब यूज होने के बाद पानी ये जाता है, ये फ्लो कर रहा है, इसको फिर हम किस में यूज कर लेते हैं? सिंचाई में यूज करते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई हाइडल पावर। देखिए 1/4 जो हमारे विश्व की जो विद्युत है वो जल से प्राप्त की जाती है, जल से उत्पन्न की जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड्स आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ये कुछ विश्व के प्रमुख जल उत्पादक देश हैं। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये भारत के 4 प्रमुख जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको डू यू नो नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे ऐसा पहला देश था जिसने जल विद्युत को उत्पन्न किया, यानी जल से बिजली बनाने वाला पहला देश नॉर्वे था विश्व का। उसके बाद द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। और देखिए पवन ऊर्जा से और या सोलर ऊर्जा से सबसे पहले जो बस चलाने वाला है, बस शेल्टर सिस्टम सेटअप करने वाला है, वो आपका स्कॉटलैंड है। ये पॉइंट्स भी आपको माइंड के अंदर रखने चाहिए, एज ए पॉइंट के तौर पर अपने माइंड में सेट करने चाहिए। तो ये था अपना जो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तब तक के लिए धन्यवाद। एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू।